आयुष जी। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार। सुप्रभात, सुप्रभात। क्या बात है यार, जनता अभी सारी नहीं आई है। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो अपन काम वाम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट वेट के बारे में कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। किसी भी जनता को यहां तक समस्या है इक्विवेलेंट वेट तक में कि फील नहीं आती है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। देखो, फील आना बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं। किसी भी चीज का इतना मास जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल प्रोटॉन या 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन का एक्सचेंज करे, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट उस सब्सटेंस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की बात कर लेते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूं ताकि अभी जो आगे आने वाला है उसका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन आने वाला है, तो वो फील होना बहुत जरूरी है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या चीज है आखिर। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्या करता था कि मैग्नीशियम, मुझे पता है कि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो Mg से Mg+2 चला जाता है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देता है। अगर 1 मोल मैग्नीशियम ले लेंगे, 1 मोल मैग्नीशियम ले लेंगे तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा भैया?
2 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो। एक मैग्नीशियम एटम एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल मैग्नीशियम एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 मोल इलेक्ट्रॉन, माय बैड, ठीक है। 1 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन, खेल खत्म। अपने को मैग्नीशियम का इतना मास लेना है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करे। अच्छा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने के लिए हमको 1 मोल लेना पड़ा। 1 मोल का मास कितना था? 24 ग्राम। मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, तो 24 ग्राम 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन देता है। सिंपल लैंग्वेज में 24 ग्राम 2 मोल इलेक्ट्रॉन देता है। कितना ग्राम ले ले भैया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे? 12 ग्राम। बस समझ में आया? तो 12 ग्राम क्या हो गया? मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट हो गया। कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है तो फटाफट बता दो कि यहां समस्या है मास्टर जी, हमको समझ में नहीं आया। हाँ जी, देखो अभी बता दो जिसको फील नहीं आया। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जब बढ़ोगे ना तो हो सकता है समस्याएं बढ़ जाएं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा इसको इक्विवेलेंट वेट का फील नहीं आया तो मुझे बता दो। अगर देखो इक्विवेलेंट वेट का जिन लोगों ने ना मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा बाय द वे, ठीक है, लेकिन उनको इक्विवेलेंट वेट समझ में अगर आ रहा है तो मोल के 90% क्वेश्चन जो है ना, खासकर रिएक्शन बेस्ड, वो इससे कर सकते हो। इससे आराम से कर लोगे, कभी कोई समस्या ही नहीं होगी जिंदगी में। लेकिन बात यह है कि फील आनी चाहिए। तान्या बोल रही है कि होमवर्क का आंसर 1 और 2 है क्या? देखते हैं तान्या, होमवर्क पे आ रहे हैं अभी, पर यहाँ तक तो कोई डिस्कशन कर लें, यहाँ तक तो किसी को जीवन में कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, भारती बोल रही है सर एक बार फिर से रिपीट ही कर दो, अभी इतना डरा रहे हो तो ठीक है, तो मैं फिर से डराते हुए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नीशियम का 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन देता था। कैसे? मैग्नीशियम का रिएक्शन कैसे होता है? मैग्नीशियम का किसी के साथ रिएक्शन करा दो, अपने को पता है कि भैया अगर वो मेटेलिक फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो वो Mg रहेगा, लेकिन रिएक्ट होने के बाद वो Mg के साथ +2 बन जाएगा। चाहे ऑक्साइड बनाओ, सल्फेट बनाओ, सल्फाइड बनाओ, नाइट्रेट बनाओ, नाइट्राइड बनाओ, फॉस्फेट बनाओ, फॉस्फाइड बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो Mg+2 ही रहेगा। डन है? अब Mg+2 होने का मतलब क्या है? Mg+2 होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने गंवा दिए हैं। ठीक है, 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन गंवा दे रहा है। ठीक है, मुझे मैग्नीशियम का उतना मास लेना है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गंवाए। 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन गंवा रहा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नीशियम कितना मोल लेना पड़ेगा? तो हाफ मोल। सिंपल, अगर मोल में बात करो तो 1 मोल मैग्नीशियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम हाफ मोल। मैग्नीशियम हाफ मोल का मास कितना हो गया? 12 ग्राम, तो 12 ग्राम हो गया इस भैया का इक्विवेलेंट वेट। सिंपल। वैसे मोल में नहीं तो ऊपर से चले आओ। अगर आपके पास 24 ग्राम मैग्नीशियम है तो उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गंवाए। 24 ग्राम का मतलब हुआ 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो था, या ऐसे बोलो 24 ग्राम जो था उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गंवाए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना? 12 ग्राम। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट का, कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या चीज है। ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि भैया आखिर इसका एप्लीकेशन है क्या, क्यों पढ़ना पड़ा हमको ये चीज। ठीक है, तो मैं फटाफट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अब अपन आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। चलो, ये टर्म देख के कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात किए थे तो मैंने बोला था यार कि देखो क्या है ना, कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जो अपन भविष्य में पढ़ेंगे जिसमें एक नॉर्मेलिटी हुआ करती थी। ठीक है, उसमें से एक नॉर्मेलिटी हुआ करती थी। चलो भैया, तो शुरू करते हैं। लेकिन लास्ट क्लास में कुछ शायद बोला था मैंने, कुछ गृह कार्य दिया था मैंने, तो उसको एक बार देख लेते हैं। कुछ आसान सा गृह कार्य था, ऐसा कोई टफ सा नहीं था। तो देखे भैया क्या गृह कार्य था लास्ट क्लास का। हाँ जी, तो लास्ट क्लास का गृह कार्य था ये होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क था। ओके, देखो इसमें करना क्या है, मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाता हूँ। देखो करना ये है कि आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता है। ठीक है, और आप एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा लगा सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आपको एक चीज जो पता है वो ये है। क्या बात है यार, मतलब हम तो सर यही आंसर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है कि हमें पता है कि भैया सारे एटम्स के इक्विवेलेंट वेट का जो सॉरी सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो पूरे ही जो भी स्पीसीज दी है उस स्पीसीज के ऊपर के चार्ज के बराबर होता है।
चूंकि सारे ही न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से वही आंसर सही होगा जिसमें सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करने पे वैल्यू 0 हो जाए। चेक करके देख लो कि किस केस में 0 हो रहा है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर दो और चेक करो कि ओवरऑल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओवरऑल जो 0 होगा वो अपना फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, चलो। तो ये तरीका मैंने बता दिया, जिनसे नहीं हुआ वो फिर से ट्राई कर लेना। आपके पास हिट एंड ट्रायल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको सॉल्व करके इसका आंसर लेके आओगे। हिट एंड ट्रायल है, सारे में पुट करके देखो ऑक्सीडेशन नंबर सबका। अगर सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आ जाता है मींस दैट फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो और कुछ होमवर्क नहीं दिया था, मेरे को लगता है दिया था क्या कुछ होमवर्क? नहीं। ये तो करा दिया था। ठीक है, अब आते हैं अपन ग्राम इक्विवेलेंट और नॉर्मेलिटी वाली चीज पे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के बारे में बाद में, पहले देखते हैं ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या समस्या है जीवन में। देखो, हम लोगों ने मोल पढ़ा था। मोल क्या था? मोल था अपने पास मास बाई मोलर मास। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है? ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट जहां जहां मोलर मास यूज करते हो, जहां जहां मोलर मास यूज करते हो उस मोलर मास को रिप्लेस कर दो इक्विवेलेंट वेट से। जो टर्म आएगा उसके अलावा पूरा मोल्स वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, पूरा मोल वाला फॉर्मूला लगा दो। जो टर्म आते जाएगी उसका नाम मैं बताते चला जाऊंगा। ठीक है, तो अपने पास मोल्स क्या होता था? तो याद करोगे तो मोल्स होता था अपने पास मास बाय मोलर मास। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा मास बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और कुछ भी इससे अलग नहीं है। ठीक है, मास बाय इक्विवेलेंट वेट आपके पास क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का मैंने एक और आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया भैया? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखो तो ऐसे लिख लूं मैं, मास अपॉन मोलर मास। इक्विवेलेंट वेट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो अगर इसको कायदे से ध्यान दोगे तो ये एन फैक्टर ऊपर चला आएगा। तो अपने पास ये क्या चीज बन जाएगी? ये चीज बन जाएगी मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। और अगर इस पूरे पे ध्यान दो तो भैया ये मोल्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आपके पास यहाँ से बन के आ गया, वो है मोल्स की जगह एन लिखते हैं और ये हो गया एन फैक्टर, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, एन इज सिंपली मोल और एन एफ इज एन फैक्टर। तो आपके पास एक और फॉर्मूला बन के आ चुका है, वो क्या है? मोल्स इनटू एन फैक्टर एक फॉर्मूला हो गया, मास बाय इक्विवेलेंट वेट एक और फॉर्मूला हो गया। तो दो फॉर्मूला आपके पास आ चुके हैं ग्राम इक्विवेलेंट के। कौन कौन सा? या तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख लो, या फिर अपने पास मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख लो, काम खत्म। ठीक है, चलेगा? चलो, इक्विवेलेंट वेट का दो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक और भी चीज होती है, दैट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, याद करो कि मोलैरिटी क्या होती थी? मोलैरिटी क्या होती थी भैया? तो मोलैरिटी होती थी मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता था। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? जहां जहां देखो वहां उसमें जहां जहां आपके पास मोल्स होता था, इसमें वहां वहां क्या है? इक्विवेलेंट। सो इसमें है ग्राम इक्विवेलेंट। वहां जहां जहां मोलर मास होता था, यहाँ पे उसके पैरेलल में हो जाता है क्या? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो नॉर्मेलिटी पे बात करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता था वहां पे? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहाँ क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो फटाफट नॉर्मेलिटी को देख लेते भैया कि नॉर्मेलिटी क्या चीज है। ये नए थोड़े नए नए टर्म्स हैं। ओ भाई चल जा, हाँ गुड। तो नॉर्मेलिटी क्या चीज है भैया? नॉर्मेलिटी क्या चीज है? तो नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं भैया, ध्यान दे रखिएगा, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके लिए यूनिट क्या लिखते हैं? नॉर्मल ही लिखते हैं। नॉर्मल या कैपिटल एन लिख ले, बिल्कुल वैसे जैसे मोलैरिटी के लिए कैपिटल एम लिखा जाता था या मोलर लिखा जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? तो भैया कुछ नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, अपने को पता है। चलो, तो एक फॉर्मूला यहाँ से बन के आ गया नॉर्मलिटी का, कि भैया नॉर्मलिटी क्या हो गई, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या है भैया, चलो इसको ध्यान दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, अगर यहां से ध्यान दो, इस वाली चीज को मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट को। तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट को लिख लेता हूँ मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे कायदे से ध्यान दोगे तो मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है भैया, मोलरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो आपके पास नॉर्मलिटी का एक और फॉर्मूला बन के आ गया, वो क्या बन के आ गया, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, चलेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम या मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, यहां से एक और चीज ध्यान दो, अगर मुझसे बोला ग्राम इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी में क्या बोल सकता हूं, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, इस वॉल्यूम को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के लिए एक और भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, यहाँ पे यहीं पे मैं लिख ले रहा हूँ, इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो भी अपने जीवन में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो आपका एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के मैंने सारे टर्म्स बता दिए कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का सारे के सारे ही मतलब मोल्स, मोलर मास, नॉर्मेलिटी, इन सब के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है। एक बार एक छोटू सा टेबल बना के मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको समस्या, इन सब में समस्या ना हो, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल बना के मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ से आप सीधे ध्यान रख सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला मैं सारे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मास बाई इक्विवेलेंट वेट एक फॉर्मूला, या मोल्स इनटू एन फैक्टर दूसरा फॉर्मूला, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, या फिर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये छोटे में आपको मैंने इन सबके फॉर्मूले बता दिए कि भैया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। डेरिवेशन भी समझा दिया और ये भी बता दिया कि भैया ये कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। यहां तक किसी को समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। नॉर्मलिटी का यूनिट क्या रहेगा भैया, एन ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। एन इज नॉर्मल, नॉर्मल लिख देगा तो आप समझ लो वो किसके बारे में बात करना चाहता है, नॉर्मलिटी के बारे में बात करना चाहता है। यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ यूनिट के बारे में। यूनिट, यूनिट क्या होगी, इसका यूनिट देखो ऐसे भी लिख सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या नॉर्मल, या बिल्कुल मोलर जैसे लिखता है वैसे नॉर्मल, या कैपिटल एन। तो इनमें से कुछ भी लिखे तो आपको समझ लेना होगा वो क्या है, नॉर्मेलिटी है, ठीक है। मुझे फटाफट बता दो इन दोनों फॉर्मूले में किसी को समस्या है यहाँ तक, मतलब इक्विवेलेंट वेट में कोई समस्या हो तो, ग्राम इक्विवेलेंट में समस्या हो तो, और आपके पास इसमें नॉर्मेलिटी में कोई समस्या हो तो। मुझे इन तीनों में अगर किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो कोई चीज जो समझ में नहीं आई है, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का भी एक फॉर्मूला लिख दूं मैं, तो इक्विवेलेंट वेट का भी मैं फॉर्मूला यहाँ एक लिख देता हूँ। ये क्या होता है भैया, तो ये होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर अपने पास दो तीन तरह के पढ़े हैं। एन फैक्टर क्या होता है, एक तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सिंपल। एक होता है नंबर ऑफ H प्लस के हिसाब से, और एक होता है नंबर ऑफ OH माइनस के हिसाब से, ठीक है। कि OH माइनस कितना लूज करेगा, H प्लस कितना लूज करेगा, ठीक है, एक उसके हिसाब से होता है, और एक अपने ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से होता है। तो अभी तक जितनी चीजें पढ़े हैं उन सबका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है कि भैया ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। एनवी मेरे भाई, एनवी हो गया नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मेरे भाई। एन इज नॉर्मलिटी, वी फॉर वॉल्यूम, छोटा एन फॉर मोल्स एंड एन एफ फॉर एन फैक्टर। ये भाई पीछे लिखवाया ना मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दे दे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दे। यहाँ पे देख मैंने क्या लिखा है मेरे भाई, मैंने ये क्या दिया, एन किसके लिए यूज किया, नॉर्मलिटी के लिए यूज किया है ना मेरे भाई, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम यूज करेगा तो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा,
ठीक है। यहां तक किसी को समस्या है तो बता दो भैया कि कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो। सारे फॉर्मूले मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, यहाँ तक में, या अपने पास एक कोई भी चीज हो जो लगता हो कि जादू वादू हो गया तो पूछ लो। डन है। अब डन तो है, सरट्टा तो मार लेंगे, लेकिन क्या करें इसका, मतलब ये भी इतना गंदा गंदा चीज पढ़ाया क्यों गया। ठीक है, क्या जरूरत है इसकी। तो अब अपन आते हैं इन सब का एप्लीकेशन पे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल। अब क्वेश्चन जब देखोगे तब समझ में आएगा कि ये यार ये मतलब क्यों पढ़ाया गया था। ठीक है, उसका रीजन क्या था पढ़ाने का, ये चीजें अब आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो चलो एक एक करके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने पे आते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लो, ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता क्या है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, ध्यान देना इसको, कैलकुलेट द मोलैरिटी, पहले मोलैरिटी निकालना है, देन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी निकालना है ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला दिया है, मास दे दिया ऑक्जेलिक एसिड का इतना है, और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है 500 ml। तो आपको इसके लिए ऑक्जेलिक एसिड के लिए मोलैरिटी बताना है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए नॉर्मेलिटी बताना है। तो भैया शुरू हो जाइए, इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, शुरू हो जाइए, फटाफट शुरू हो जाइए कि ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आप कैसे बताइएगा। हाँ जी, शुरू हो जाइए फटाफट। सॉल्व कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए क्या आएगी इसकी मोलैरिटी, क्या आएगी इसकी नॉर्मेलिटी। कीजिए भैया। कल्याणी बच्चा गड़बड़ है। अंजन गड़बड़ है। अरे यार मोलैरिटी मत गड़बड़ करो यार, ऐसे काम करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा ये बताओ। मोलैरिटी तो 10,000 बार पढ़े हो, ऐसे मत गड़बड़ करो यार। प्राची सही है, अंजन गड़बड़ है, तान्या सही है। ऐसे मत घपला मारो यार। आनंद गड़बड़ है। आद्या सही है। निखिल क्या कहना चाहता है मेरे भाई। ओ निखिल बच्चा कहाँ गया। तान्या सही था पहले, फिर गड़बड़ क्यों, अच्छा नॉर्मेलिटी बता रहे हो। नॉर्मेलिटी गड़बड़ है तान्या, नॉर्मेलिटी गड़बड़ निकाला है आपने। वैष्णवी मोलैरिटी गड़बड़ है, यूनिट चेक करो अच्छे से। यूनिट सॉरी डेसिमल पॉइंट चेक करो, यूनिट नहीं बोल रहा, डेसिमल पॉइंट चेक करो। आनंद सही है। त्रिपुरारी सही है। आई किसने ये दोनों सही दिया है। हाँ दोनों त्रिपुरारी दोनों ही सही है। आयुष दोनों ही सही है। आदर्श गड़बड़ है, रेवांश गड़बड़ है। वैष्णवी डेसिमल पॉइंट चेक कीजिए। रोशन सही है। भैया याद करो मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। अनमोल गलत है। आद्या नॉर्मेलिटी सही है, सिद्धार्थ दोनों ही सही है। अभिनव भाई वैल्यू बताना है, बता वैल्यू क्या है। ये फॉर्मूला मेरे को क्यों बता रहे हैं मेरे भाई।
आयुष दोनों सही है, तान्या सही है, रितेश गड़बड़ है। चलो भैया ठीक है, तो बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स अपने को नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम दिया है 500 ml। हमें पता है कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में चाहिए होता है, मैंने 10,000 बार बोला है कि वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो 500 ml का मतलब कितना लीटर हो गया? तो भैया ये हाफ लीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लीटर तो पता चल गया। मोल्स देखते हैं, तो मोल्स के लिए अपने को मास दिया है यहाँ पे, और इसका मोलर मास तो अपने को खुद से निकालना पड़ेगा। तो भैया जब इसका मोलर मास निकालोगे तो ये 126 आ जाएगा, 126 आ जाएगा इसका मोलर मास। कैसे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और यहाँ वाटर का कितना हो जाएगा 18, और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, चाहो तो अलग अलग ऐड कर लो, योर चॉइस। किसी को इसमें मोलर मास निकालने में समस्या है तो मुझे बता दो भैया, किसी को मोलर मास में समस्या है तो जल्दी बता दो। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि मोलर मास ही हमसे कैलकुलेट नहीं हुआ? दूसरी बात तो छोड़ी दो मास्टर जी, मोलर मास में हमको समस्या है। देख लो भैया, इस CWH का पूरा का, जब इस CWH का मास निकालोगे ना, इस CWH का, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 45। 2 CWH है तो इंटू 2 प्लस H2O क्या हो जाएगा भैया? आपके पास मास कितना होता है 18, तो 2 इंटू 18, इन पूरे को जोड़ देगा तो भैया ये 126 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया मोलर मास 126 और मास है 12.6, तो मोल्स कितने आएगा भैया? तो मोल्स निकालने में तो अपने को समस्या ही नहीं है, जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है कि भैया मोल्स का तो फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, मास बाय मोलर मास, मतलब 12.6 डिवाइड बाई 126, तो भैया ये कितना हो गया? 0.1 आ गया। मतलब कितने मोल्स आ गए? 0.1 मोल्स आ गए। ठीक है, तो भैया अब यहाँ पे शुरू हो जाओ कहानी लेके। ठीक है, चलो भैया, मोल्स अपने पास है 0.1। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? हाफ लीटर, तो भैया डिवाइडेड बाई 1/2 कर लो, या 0.5 लिखना है तो 0.5 लिख लो। सॉरी। ठीक है, तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर जाके 2, तो ये हो गया 0.2। यूनिट क्या रहती है? मोलर, तो कैपिटल M लिख दिया। कोई ऐसा है भैया जिसको यहां तक समस्या है? नहीं है। नॉर्मेलिटी पे आते हैं भैया, नॉर्मेलिटी कैसे निकालें? तो देखो, नॉर्मेलिटी का मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया कि मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, जस्ट अभी बताया। देखो पीछे से पीछे वाला स्लाइड में देखो, ध्यान दो। नॉर्मेलिटी का देखो फॉर्मूला, देखो मैंने बताया मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के 10 बार मैंने बताया कि भैया ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है। एक क्वेश्चन भी कराया था जहां बताया था कि ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है। नहीं भी याद है तो भैया यहाँ से ध्यान दे सकते हो कि ऑक्जेलिक एसिड 2H+ लूज करता है, ये वाले 2H+, इस हाइड्रोजन वाले इस वाटर वाले पे मत चले जाना। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, चूंकि उस फॉर्मूला के हिसाब से उसका जो एन फैक्टर वो 2 होता है, मोलैरिटी निकाल चुके हैं तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैरिटी कितना आया? 0.2। एन फैक्टर कितना है? 2। यूनिट क्या हो जाएगी? एन नॉर्मल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0.4 नॉर्मल। मुझे फटाफट बता दो भैया, किसको किसको समझ में अभी भी नहीं आया, जल्दी से बता दो भैया। किसके किसके खोपड़िया में नहीं गया कि नॉर्मलिटी मोलैरिटी क्या होगा? जल्दी बोलो। कैसे निकला नॉर्मलिटी मोलैरिटी? अभी भी समझ में नहीं आया? चलो भैया, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक आसान सा क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें ट्राई करो। NaOH लिया है, इसको पानी में मिला दिया है, सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, बोलता है भैया NaOH जो लिया था वो लिया था आपको 10 ग्राम। ठीक है, जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम है 250 ml, 250 ml है वॉल्यूम इसका, 250 ml है। NaOH जो लिया था वो 10 ग्राम लिया था। बताइए इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी इस सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन की बताइए, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कितनी होगी? शुरू हो जाइए भैया, शुरू हो जाइए फटाफट। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बताइए कितनी होगी? NaOH लिया हुआ है 10 ग्राम,
उसको डाला है 250 ml पानी में, बताइए उसकी नॉर्मलिटी और उसकी मोलरिटी कितनी होगी। शुरू हो जाइए। दो सौ पचास ml का सॉल्यूशन बना है। गुड प्राची। नॉर्मलिटी का यूनिट नॉर्मल होता है बच्चा मेरे। रिया ध्यान दो यहाँ पे, बच्चा यहाँ ध्यान दो, मैंने 10 बार बोला है नॉर्मलिटी की यूनिट देखो यहाँ पे। कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ नहीं, पीछे वाले में देखो। देखो यहाँ साइड में मैंने लिखा है नॉर्मलिटी की यूनिट। यूनिट क्या होती है, या तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या नॉर्मल, या एन, कुछ भी लिख दे, बात क्या है, नॉर्मलिटी ही है। गुड आनंद। निधि गड़बड़ है, निधि राज गड़बड़ है आपका आंसर। ओके, रितेश सही है, नदीम सही है, रोशन आंसर गलत है, प्राची सही है, तान्या सही है, वैष्णवी गलत है, अमृत गलत है, अनमोल सही है, गौरव दोनों सही है, आनंद सही है, आनंद राज दोनों सही है, रेवांश गड़बड़ है, मीनू सही है, निधि राज दोनों सही है, अभिनव सही है, आरिज सही है, ऋषभ गलत है, नितेश गलत है, तान्या सही है, रिया गड़बड़ है, रोशन गड़बड़ है, आयुषी सॉरी आयुष सही है, शान्या गड़बड़ है, आकाश सही है, अभिनव सही है, अभिषेक पता नहीं किस तरीके से देना चाहता है भाई, कॉमा दिया है क्या? हाँ ठीक है, सही है। थोड़ा कष्ट कर लिया करो, यूनिट भी लगा लिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए किसका आंसर है। एम लगाओगे तो वो हो गया मोलरिटी का आंसर, एन लगाओगे तो हो गया नॉर्मलिटी का आंसर। अंजन गड़बड़ है, आदर्श सही है, सॉरी आनंद सही है, अभिषेक सही है, दोनों कॉपी कर लिए क्या एक दूसरे का? वैष्णवी सही है, अमृत सही है। अब क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन में घपला है, ऐसे क्वेश्चन में यार, ऐसे क्वेश्चन में घपला नहीं करो यार। आद्या गड़बड़ है, चलो भैया करते हैं इसको, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, मोलरिटी होता क्या है, तो भैया मोलरिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स लिखो, वॉल्यूम लिखो। तो भैया मोल्स देखो कितना हो जाएगा, मास दिया है 10 ग्राम, 10 ग्राम मोल्स, मास बाई मोलर मास। मोलर मास एनएच का कितना होता है भैया, तो याद करो, ये याद हो गया होगा अब तो, 23 प्लस 16 प्लस 1, ये हो गया 40। मोलर मास एनएच का कितना होता है भैया, 40 होता है, तो 10/40, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम दिया है 250 ml। 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करो भैया, तो ये कितना लीटर हो जाएगा। अगर इसको लीटर में, कल्याणी बच्चा ध्यान दो यहाँ पे, क्या कर रहे हो, 250 ml है, लीटर में कन्वर्ट करो, तो भैया आपने को पता है कि 1 लीटर में होता है 1000 ml। तो 250 ml का मतलब कितना हो गया भैया, कितना लीटर हो गया, तो 1/4 लीटर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1/4 लीटर। तो भैया ये आ गया 1/4, ठीक है। पुट करो दोनों की वैल्यू, तो भैया देखो 10/40 और ये 1/4, 10/40 का मतलब क्या हुआ, 1/4, 1/4 अपॉन 1/4, भैया ये पूरे कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो गया अपने पास, 1 आ गया। यूनिट क्या रह गया, मोलर रह गया, ठीक है। तो भैया मोलरिटी कितनी आ गई, 1 m आ गई, ठीक है। नॉर्मलिटी पे बात करते हैं, नॉर्मलिटी क्या होता है भैया, आपने तो रट्टा मार चुके हैं अब तक तो, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होता है, तो नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी है 1, NaOH का एन फैक्टर कितना होगा, तो कितना OH माइनस दे सकता है भैया, एक ही दे सकता है ना, मैंने तो रट्टा भी मरवाया है। पहले ग्रुप वाले सबका एन फैक्टर 1 होगा, ऐसे रट्टा मार के बैठे हो, ठीक है। नहीं याद है तो भैया देखो ये कितना OH माइनस देता है, एक OH माइनस देता है, तो 1 × 1, तो भैया ये रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1, 1 × 1 तो भैया एक ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1, काम खत्म। यूनिट क्या रह जाएगा, नॉर्मल, तो एन लगा लिया, खेल खत्म। तो भैया नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 1 नॉर्मल। मोलरिटी कितनी हो गई, 1 मोलर। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, ये जल्दी बोलो।
भैया किसको किसको बाउंसर जा चुका है, जल्दी हैंड रेज करो, तो जिसको इसको समझ में नहीं आया मैसेज करो मेरे को। मेरे को मैसेज करो फटाफट, जिसको इसको समझ में नहीं आया। अरे बोलो। अरे आनंद कोई बात नहीं यार, पोल वोल कर लेंगे अपन, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, आसान आसान क्वेश्चन तो क्या ही पोल करूँ मैं। चलो ठीक है। यार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो बहुत 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 थोड़ी गड़बड़ बात है। ऐसे नहीं किया करो। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और इजी सा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, इसको मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ये मत बोला सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक्वस में ही बनता है। ठीक है, आपको बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा अगर ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर। ठीक है, और इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.5 नॉर्मल। इसकी नॉर्मेलिटी है 0.5 नॉर्मल और वॉल्यूम है 2 लीटर। इस सॉल्यूशन का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम पता है, नॉर्मेलिटी पता है, आपको बोला है कि बताइए उसमें कितना ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आराम से सॉल्व करो, फटाफट मुझे बताओ कि उसमें कितना ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। शुरू हो जाओ। क्या मिडल मार्च? अरे निखिल बच्चा क्या बोलना चाहता है मेरे भाई? मिडिल मार्च क्या चीज है? ओके निधि, वेरी गुड। करो भैया इसको फटाफट। तान्या सही है, आयुष सही है, वैष्णवी थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, सही किए हो बट थोड़ा कैलकुलेशन लगता है गड़बड़ किए हो। अभिषेक फिर से कैलकुलेशन देखो, लगता है थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ किए हो। गौरव सही है, आनंद गड़बड़ है। देखो क्या दे दिया आपको, नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास पूछा है। अंजन सही है, वैष्णवी सही है, आनंद सही है, सिद्धार्थ गड़बड़ है। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन सिद्धार्थ। अभिनव गड़बड़ है। अमृत गड़बड़ है। प्राची गड़बड़ है। मास पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा। कल्याणी गड़बड़ है। आदर्श सही है, आरीज सही है।
अभिनव गड़बड़ है। रवि गड़बड़ है। आकाश सही है। रिया गड़बड़ है। अभिनव गड़बड़ है। नितेश गड़बड़ है। भारती गड़बड़ है। नितेश फिर से एक बार चेक करो, कुछ शायद कुछ कैलकुलेशन में एरर हुआ है। सौरव गड़बड़ है। अमृत सही है। आयुष गड़बड़ है मास। चलो भैया ध्यान दो, क्या रायता फैला रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे। देखो नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, क्या कर सकते हैं अपन नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का यूज करके? क्या कर सकते हैं भैया? सोचो क्या कर सकते हो। हाँ, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट का यहाँ फॉर्मूला बताया ना मेरे भाई, ध्यान दो ना यहाँ पे, जरा सा कष्ट कर लो ना। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट तो आ जाएगा, अपने को कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं है। चलो, तो एक चीज तो क्लियर है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? क्या होता है? अगर याद करो तो देखो यहीं पे लिखवाया है मैंने, जरा सा मेहनत करोगे तो देखो यहाँ। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय इक्विवेलेंट वेट। या तो ये लगा लो या डायरेक्टली ये लगा लो, योर चॉइस, ठीक है। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मोल्स इनटू एन फैक्टर, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। दूसरा लगाओगे तो सीधे हो जाएगा, पहला लगाओगे तो थोड़ा एक स्टेप और जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो यार कोई बात नहीं, मान लिया, मुझे याद नहीं है, मुझे ये तो याद है कि मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। तो भैया ये हो गया मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी है अपने पास 0.5, वॉल्यूम है 2, खेल खत्म। अच्छा भैया, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिख सकते हो, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट भैया मेरे? मोलर मास बाई एन फैक्टर, और एन फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाएगा? 2। 2 H देगा तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। तो भैया यहाँ पुट करना शुरू करो, अब क्या ही समस्या है जीवन में, तो यहाँ पुट करना शुरू करो। चलो भैया पुट करते हैं यहाँ पे, देखो भैया ध्यान दो यहाँ पे। मास मुझे नहीं पता, मास को मास ही छोड़ दिया। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा भैया? तो पूरे का मास निकालोगे, पूरे का मोलर मास निकालोगे इस कंपाउंड का, तो ये 74 आएगा। 40 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 कर लो, ठीक है। तो ये 17 इंटू 2 34, 34 प्लस 40 दैट इज 76। तो भैया मोलर मास कितना आ गया इस पूरे कंपाउंड का? 76 आ गया, ठीक है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या लिख दिया? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ गया। और ये 0.5 इंटू 2 करोगे तो 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ से देखो भैया मास कितना आ चुका है, तो मास ये डिवाइड बाई 2 कर लिया तो ये कितना आ गया? 37 आ चुका है। 37 को उधर ले आकर रख दिया, तो मास कितना आ गया? 37 ग्राम आ गया। भैया किसको किसको समझ में नहीं आया मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, किसको किसको ये समझ में नहीं आया? जादू हो गया। बहुत तरीका है यार करने का, इसके बहुत तरीके हैं। चाहो तो मोलरिटी निकाल के कर सकते थे, कोई भी बात एक ही है। नाक वही, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, कहानी बिल्कुल वैसी ही है, कोई खास इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट हाँ, आपको एन फैक्टर तो खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई एन फैक्टर इस कंपाउंड का 2 होगा। अरे 74 होगा, ठीक है यार, हाँ ठीक है ठीक है, आंसर सही आया वो, ठीक है, वो 76 74 होगा, ठीक है। 34 प्लस, हाँ देखो आंसर सही आएगा। चाहे 76 रखो चाहे 74 रखो, ठीक है। चलो, डन है। किसी को समस्या है भैया इसमें? बोल लो भाई। हो गया, बढ़े आगे। तो ये आपके पास कहानी थी कि हम नॉर्मलिटी को, मोलारिटी को, इक्विवेलेंट वेट को कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो भैया, करो एक सिंपल सा और भी क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल आसान सा है।
तीनों क्वेश्चन को फटाफट करो, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, मतलब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब इतने प्रैक्टिस कर चुके हो कि ये तो लगता होगा कि बस क्या ही हलवा है, तो करो इस फटाफट हलवे को, फटाफट सॉल्व करो तीनों क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आएगा, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और एन फैक्टर, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का एन फैक्टर नहीं पता, ठीक है। तो भैया एक चीज ध्यान दो, कभी भी अगर आपको कोई सॉल्ट मिल जाए, कोई भी सॉल्ट मिल जाए, तो उसका एन फैक्टर डिफाइंड तो नहीं होता, लेकिन जो उसमें आयन है ना, उसके ऊपर जो मेटालिक आयन है ना, उसके ऊपर का जो चार्ज है ना, उसी को एन फैक्टर मान लेते हैं। तो इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी अगर कभी सॉल्ट मिल गया, तो सॉल्ट में जो मेटल के ऊपर का चार्ज है, या ऐसे कह लो कि जो जरूरी नहीं है कि मेटल, वो ओवरऑल चार्ज, या तो टोटल चार्ज ऑन मेटल या टोटल चार्ज ऑन नॉन मेटल, कुछ भी कंसीडर कर लो, वो जो वैल्यू आएगी वही उसका एन फैक्टर कंसीडर किया जाता है। इसको दूसरे तरीके से एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है कि भैया जिस बेस या जिस एसिड से बना है, वहां से इसका एन फैक्टर उठा के लाना होता है। अपने को उतने से मतलब नहीं है, अपने को सीधा मतलब है कि मेटल या जो भी वहां पे दूसरा जो भी दूसरा पार्ट है, नॉन मेटेलिक पार्ट है, उसके ऊपर का जो चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पे चार्ज +2 होता है, तो एन फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। NaCl में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगर NaCl दिया हुआ नहीं है, बट अगर दिया रहा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। करो भैया इसको सॉल्व फटाफट। ठीक है, ओके वैष्णवी आनंद, पहले का सही है, पहले का सही है भैया। वॉल्यूम पता, मास पता, एन फैक्टर पता, शुरू हो जाओ। अनमोल सही है, तान्या सही है, अंजन सही है, प्राची सही है, अभिनव गड़बड़ है, अभिनव गड़बड़ है, आकाश सही है, वैष्णवी, अच्छा दूसरे वाले का कर रहे हो, ठीक है सही है। क्या बोला है, वैष्णवी, वैष्णवी क्या चीज निकाला आपने, हाँ ठीक है सही है। अरे लिख दो भैया, 1 2 क्वेश्चन नंबर तो लिख दो, किसका आंसर दे रहे हो, कोई 1 का दे रहा है, कोई 2 का दे रहा है, 1 का 2 का जिसका भी दे रहे हो उसका लिख दो। सही है तान्या, सेकंड का। शान्या सेकंड का गड़बड़ है, निधि गड़बड़ है, आयुष सही है तीनों, अभिनव गड़बड़ है, अभिनव गड़बड़ है, प्रशांत, यार इतने में तो पास ही हो जा रहा है, मतलब इतने मैसेज आ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा जिसका इसे पकड़ में आ रहा है। ओके, प्राची सेकंड का गड़बड़ है आपका आंसर, आरीज ठीक है, अंजन ठीक है, अंजन सेकंड का गड़बड़ है, सान्या गड़बड़ है आपका फर्स्ट का, वैष्णवी थर्ड का सही है, नंबर तो लिख देते। आनंद, आनंद सेकंड का गड़बड़ है, सान्या थर्ड का सही है, आनंद सेकंड का गड़बड़ है मेरे भाई, आकाश सेकंड का सही है, रिया थर्ड का सही है, वैष्णवी थर्ड का सही है, रिया सेकंड का गड़बड़ है, फर्स्ट का सही है, कल्याणी फर्स्ट का सही है, आदर्श फर्स्ट का सही है, अनमोल गड़बड़ है सेकंड, आनंद सेकंड का सही है, प्राची थर्ड का सही है, रेवांश थर्ड का सही है, नहीं सेकंड का सही है रेवांश। अरे भाई क्या क्या दिया आंसर मेरे भाई, रेवांश फिर से चेक कर आंसर। रिया सेकंड का सही है, अभिषेक, अभिषेक गड़बड़ है मेरे भाई, यार कैसे लिख के देते हो यार, सबके अलग ही अलग तरीके से। कल्याणी सेकंड सही है, आकाश थर्ड सही है, आद्या सेकंड गड़बड़ है, शान्या सेकंड सही है, निधि हाँ तीनों सही है,
यार देखो इस फॉर्मेट में ऐसे दिया करो, कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कष्ट किया करो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। 3 लाइंस में दिया करो आंसर। जैसे फर्स्ट लाइन का मान लो आपने दिया नॉर्मलिटी का आंसर दिया, मान लो जो भी आपका नॉर्मलिटी आ रहा है, मान लो 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, पहले फर्स्ट 4n डैश दे दो, सेकेंड डैश देके 2n, थर्ड डैश देके, ये आंसर नहीं बता रहा, एक तरीका बता रहा हूँ। मान लो इस तरह से आंसर दिया करो। मोलरिटी का देना है तो 4m, मतलब जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो ऐसे दिया करो, ठीक है। ऐसे पता नहीं यार क्या ये ऐसे लिखा है, कोई 2 4 3, अबे क्या है यार, पता ही नहीं चल रहा है क्या किसका आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कष्ट करो, अगर इतने नहीं दे सकते तो एटलीस्ट नंबरिंग में तो कम से कम यार लाइन चेंज कर दो, ये 4n दे दो या ऐसे 6n दे दो, 2n दे दो, तो समझ में आ जाएगा कि 1 2 3 है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूटी में कुछ भी लिखे हुए हो, और लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं तो पता नहीं चलता यार, ठीक है। तो सही तरीके से आंसर दिया करो। अभिनव सेकंड का सही है, शिवानी फर्स्ट का गड़बड़ है, शिवानी। अमृत, हाँ ठीक है, तीनों का भाई। अमृत ये तो बता दे क्या दिया है, नॉर्मलिटी मोलरिटी क्या चीज है। दीक्षा तीनों सही है। ऋषभ पता नहीं यार क्या आंसर कहना चाहता है। शान्या दोनों सही है। अमृत, अच्छा ठीक है। आदर्श सही है। चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे, हो गया, बहुत टाइम दे दिया, बहुत सही गलत कर ली। देखो फर्स्ट वाले का कैसे निकलेगा, वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, मास दिया है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे भैया, आपने को पता है नॉर्मलिटी चाहिए ना अपने को। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, या फिर मैंने एक और तरीका बताया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी बताया भैया आपको, ठीक है। तो मोलैरिटी इसका लिख लो, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, सॉरी मोलैरिटी लिखो 10 ग्राम, मोलर मास इसका 100, तो भैया देखो 10/100 मोलर मास हो गया, मास बाय मोलर मास हो गया, मोल्स हो गए, मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 ml है तो लीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 हो गया, होल इंटू 2 कर दो क्योंकि एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या मैंने बताया, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, खेल खत्म। इसको सॉल्व करोगे भैया तो ये कट कुटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डन है। सेकेंड वाले पे बात करते हैं, सेम फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है अपने को, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, मोल्स हो गया 2, वॉल्यूम 500 ml का मतलब क्या हो गया, 0.5 लीटर, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस सेल का एक ही H प्लस लूज कर सकता है, तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 4 नॉर्मल, यहाँ पे 2 नॉर्मल, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाइए भैया, H2SO4 दिया है, कितना दिया है, 0.3 मोलर दिया है, नॉर्मलिटी का वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो 0.3 तो दे ही दिया आपको मोलरिटी, वॉल्यूम आपको जरूरत नहीं है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 0.6 नॉर्मल, ठीक है। तो 2 नॉर्मल, 4 नॉर्मल एंड 0.6 नॉर्मल। भैया किसको किसको समस्या है फटाफट बता दो, किसको किसको समस्या है फटाफट बता दो कि भैया ये तो पता ही नहीं है, जादू हो गया है, क्या ही बता दिया मास्टर ने तो, बोलो भाई, कोई ऐसा इसको जादू हो गया है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हो गई आपकी नॉर्मलिटी की कैसे रिलेशंस आते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट की कैसे रिलेशंस आते हैं, इक्विवेलेंट वेट की कैसे रिलेशंस आते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं इनके एप्लीकेशन पे कि इनका प्रॉपर एप्लीकेशन रिएक्शंस में कैसे होता है, जिसके लिए अपन वेट कर रहे थे, ठीक है। तो अपने पास रिएक्शन में अप्लाई करने के लिए एक लॉ है, उस लॉ को थोड़ा समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया इसका एप्लीकेशन कैसे है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक लॉ है, वो क्या कहता है, इस लॉ को आपको याद नहीं करने की जरूरत है, बस ऐसे समझ लो, लिखाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि इन एनी रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ reactants reactants reacted must be same and gram equivalent of products are also same। अब पता नहीं, ये समझ में नहीं आया क्या कहना चाहता है। देखो बोलता क्या है कि किसी भी रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा रिएक्टेंट्स का,
जो भी वहां रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उन सबका ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। जो भी प्रोडक्ट वहां पे बना है उन सबके प्रोडक्ट का भी ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। मतलब क्या है कि भैया कोई किसी भी रिएक्शन में सबका बराबर ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो कोई भी रिएक्टेंट हो चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, सबका जो ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करता है वो हमेशा बराबर होता है। सेकेंड वाले पोर्शन पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाली चीज आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं आने वाले, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। पहले वाले जो चीज है उसी पे बात करेंगे कि भैया जितने रिएक्टेंट्स आपको रिएक्ट करेंगे उन सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। फायदा क्या होगा इसका, देखो इसका फायदा क्या है। एक रिएक्शन मेरे को दिया है, वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, बोलता क्या है कि एनए भाई साहब जो हैं, एनए भाई साहब जो हैं ये O2 से रिएक्ट करते हैं और Na2O बना लेते हैं। बोलता क्या है कि अगर मेरे पास ये 46 ग्राम था तो बताइए ये कितना ग्राम चाहिए। अब कैसे मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर देते, भैया इसको बैलेंस करो, स्टोसिमेट्री लगाओ तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट का फायदा क्या है, देखो ग्राम इक्विवेलेंट का फायदा ये है कि ना ही बैलेंसिंग ना ही स्टोसिमेट्री, इन सारे चीजों से, इन सारे फर्जी चीजों से अपने को मुक्ति मिल गई। सीधा क्या करना है कि जो जो रिएक्ट किया उन सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पार्टिसिपेट करेगा, खेल खत्म। सर सिंपल, सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पार्टिसिपेट करेगा। मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका यूज होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका यूज होगा। दैट्स ऑल। फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे स्टोसिमेट्री में 1 आता, 2 आता, 5 आता, 10 आता, 50 आता, 1000 आता, करोड़ आता, उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट जो पार्टिसिपेट करेगा सारे रिएक्टेंट्स का वो बराबर होगा। चलो भैया, तो ग्राम इक्विवेलेंट पे बात करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से यहाँ पे याद दिला दूं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास मोल्स इंटू मोल्स इंटू एन फैक्टर या मास बाय इक्विवेलेंट वेट। सारी कहानी तो यहीं से आती है, ठीक है। मास बाय इक्विवेलेंट वेट होता है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। चलो भैया इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो पहले तो इक्विवेलेंट वेट लिख लो दोनों का, इक्विवेलेंट वेट लिखो। तो भैया इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो देखो यहां से Na जो था वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे याद करो तो भैया प्रोडक्ट में 1 हो जाता है, +1 हो जाता है। तो कितने का चेंज हो रहा है, इसका 1 का चेंज हो रहा है। तो एन फैक्टर तो 1 हो गया। एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। तो भैया 23/1 इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। मुझे जल्दी बता दो किसको समस्या है इसमें। इक्विवेलेंट वेट 23/1 नहीं लिखूं, किसी को समस्या है तो जल्दी बता दो। कोई ऐसा जिसको समस्या है बटा 23/1 नहीं लिखूंगा तो जल्दी बताओ भैया, हैंड रेज करो या मैसेज करो मुझे फटाक से कि सर 23/1 तो नहीं होगा। डन है। ऑक्सीजन पे बात करते हैं भैया, O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। देखो इसका मोलर मास कितना है, 32 है। 2 ऑक्सीजन 32, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, मैंने पहले भी बताया है फिर से बता रहा हूं। एक ऑक्सीजन ने कहां से कहां गया, तो भैया एक ऑक्सीजन 0 से -2 गया है। 2 ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। 2 ऑक्सीजन एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4। इक्विवेलेंट वेट निकालने मैंने पहले भी आपको सिखाया, 10,000 बार सिखाया, फिर से सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का मोलर मास 32/4। इन दोनों में किसी को समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो कि सर ये तो समझ में नहीं आया, हमको जादू हो चुका है। जल्दी बोलो भैया, दोनों में किसी को समस्या है तो जल्दी बताओ कि जादू हो चुका है। डन है। 32/4 इज सिंपली 8। तो भैया आप ऐसे सीधे याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन का नॉर्मल केस में इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। रट्टा मार जाओ कि ऑक्सीजन का नॉर्मल केस में अगर रिएक्शन करता है तो वो इक्विवेलेंट वेट 8 होता है उसका, ठीक है। O2 से जो भी बनेगा, तो O2 से अगर कुछ बन रहा है, O2 से अगर कुछ बन रहा है तो इक्विवेलेंट वेट उसका 8 होगा। इसको रट्टा मार के बैठ जाओ, ठीक है। चलो भैया, अब क्या बोलता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कि दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। चलो भैया इसका ग्राम इक्विवेलेंट लिखो। ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं दोनों का। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। भैया इसका तो मास ही नहीं पता कि, सॉरी इसका मास दिया 46 ग्राम, तो 46 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट 23। ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये इसके इक्विवेलेंट वेट के, ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। मास नहीं पता, एक्स मान लो, एक्स ग्राम लिया था मान लो, ठीक है। तो भैया ये एक्स ग्राम लिया था, तो इसका एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है भैया इसका 8, x/8। भैया इस x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा कि कितना ग्राम आपको O2 चाहिए। इसको उधर लाकर पटक दो, तो ध्यान दो ये 46/23 हो गया 2, और 8 × 2 कर दोगे तो कितना हो गया 16, ठीक है।
तो ये x की वैल्यू जो आपको यहाँ पे आएगी ये कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। x की वैल्यू 16, मतलब आपको ऑक्सीजन इस केस में कितना ग्राम चाहिए भैया, 16 ग्राम चाहिए। मतलब 23 ग्राम सोडियम के लिए आपको कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान एक लाइन में हो गया। जो कि आप पहले बैलेंस करते, स्टोसिमेट्री लगाते, फिर आगे की काम करते, ये एक लाइन में खेल खत्म हो गया। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया। एक और क्वेश्चन मैं फटाफट करके दिखाता हूं, ठीक है। बल जल्दी बताओ भैया कि ये क्वेश्चन किसको किसको खोपड़े में नहीं गया। हाँ जी कर रहे हैं। जिसको इसको खोपड़े में ये क्वेश्चन नहीं गया जल्दी बता दो कि ये तो पता नहीं दूसरे प्लेनेट का क्वेश्चन था, इस प्लेनेट का तो लग ही नहीं रहा है। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालने तो आना चाहिए। हम्म हम्म क्या समस्या है देखो, रिपीट कर रहा हूं ध्यान दो। इसका मास दिया 46 ग्राम, पूछा कि O2 कितना ग्राम चाहिए आपको, हमको नहीं पता, हम मान लिए x ग्राम चाहिए, ठीक। बोलता क्या है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कि इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि भैया जो जो रिएक्टेंट्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करेगा। मतलब जितना ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम का रिएक्ट करेगा उतना ही ऑक्सीजन का भी रिएक्ट करेगा, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या रिएक्ट करेगा, बराबर। चलो भैया, सोडियम का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करेगा, तो पहले तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट लिख लिया 23/1 और इसका 32/4 मतलब 8 आ गया। इतने में किसी को समस्या नहीं है कि भैया दोनों का तो इक्विवेलेंट वेट आ गया, इसका 23 और इसका 8। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है अपने पास मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो सोडियम का कितना मास दिया हुआ है, 46 ग्राम दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया यहाँ से, 23 आ गया। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर लिया तो मेरा ग्राम इक्विवेलेंट आ गया सोडियम का। ये जो सोडियम का ग्राम इक्विवेलेंट आया वो किसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ऑक्सीजन के। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो यही बोलता है कि भैया जो जो चीज पार्टिसिपेट की है रिएक्शन में उन सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट कितना पार्टिसिपेट करेगा भैया, मुझे नहीं पता कितना ग्राम लिया था, x ग्राम लिया था तो x रख लिया। इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 8 आया, तो x/8 कर लिया, इसका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब बोलता क्या कि दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। मतलब O2 हमें कितना ग्राम चाहिए, 16 ग्राम चाहिए। तभी जाके दोनों का इक्विवेलेंट, तभी जाके दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा मतलब लॉ इक्विवेलेंस फॉलो होगा, खेल खत्म। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि O2 का कितना ग्राम चाहिए होगा, 16 ग्राम चाहिए होगा। अगर मेरे पास सोडियम 46 ग्राम है तब। अब बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया फिर से। अब आ गया, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। अरे बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन की कमी नहीं है अपने पास, चिंता मत करो। क्वेश्चन तो यार बनने 1 सेकंड लगता है बस लिखने में, क्या है परेशान हो। बोला कि भैया HCl रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, प्रोडक्ट दे रहा है अपने को CaCl2 और H2O। बोलता क्या है कि HCl लिया गया है, HCl लिया गया है मेरे पास, एकदम बिल्कुल आसान, 36.5 ग्राम HCl लिया गया है। बोलता क्या है कि ये कितना ग्राम चाहिए कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन। कैसे लगाना है अपने को, पहले इक्विवेलेंट वेट दोनों का लिखो, फिर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो। इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट अलग चीज है। इक्विवेलेंट वेट पहले लिखो जो पिछले 3 क्लास से सिखा रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट लिखो और फिर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का x मान लेना और शुरू हो जाना, शुरू हो जाओ। कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए मेरे को, फटाफट। अगर मेरे पास HCl 36.5 ग्राम है तब। गुड निधि, गुड प्राची। बिना बैलेंस किए, बिना कुछ किए सॉल्व करना, याद रखना मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं। चाहते तो इसको बैलेंस करके भी सॉल्व कर सकते थे। गुड आनंद,
लेकिन नहीं करना है अपने को बैलेंस, अपने को लगाना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। नितेश बच्चा गड़बड़ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 होता है, याद रखना। अमृत वेरी गुड, रेवांश वेरी गुड, तान्या वेरी गुड, नितेश वेरी गुड। क्या बात है यार, क्या बात है, अब फील आने लगा है। आकाश बढ़िया है। आनंद गड़बड़ है थोड़ा सा, ध्यान दो कैलकुलेशन। भारती वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, अंजन थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दो, वैष्णवी गड़बड़ है, सान्या वेरी गुड। चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे, दोनों का मास, मुझे इसका मास नहीं पता भैया, मैंने मान लिया कि ये एक्स ग्राम है। देखो अब जिसका नहीं सॉल्व हो यहाँ ध्यान दो, ये एक्स ग्राम होगा। दोनों का हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा भैया, HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसका मास, इसका मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर HCl का 1, एक ही H प्लस दे सकता है, रट्टा मार जो एन फैक्टर 1 होता है। मोलर मास इसका कितना हो जाएगा भैया, तो इसका हाइड्रोजन का हो गया 1 और क्लोरीन का 35.5, तो भैया ये तो दिख रहा है 36.5 हो गया। तो भैया यहाँ इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 36.5 डिवाइड बाई 1। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास लिखोगे तो आ जाएगा 74 डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना है इसका 2, तो डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना हो गया 37। इसका इक्विवेलेंट वेट 37 और इसका इक्विवेलेंट वेट 36.5। अब दोनों का लिखो ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान दो ग्राम इक्विवेलेंट अब दोनों का लिखना है मेरे को। ग्राम इक्विवेलेंट लिखे, कैसे लिखे ग्राम इक्विवेलेंट भैया, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज था, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका मास कितना है 36.5, तो भैया 36.5 इक्विवेलेंट वेट 36.5। इसका मास कितना नहीं पता, x लिया था x, इक्विवेलेंट वेट 37। दोनों का क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा भैया, सोचना ही नहीं है अपने को। तो भैया ये कट गया 1 हो गया, इस 37 को उधर ले आकर पटक दोगे तो भैया अपने पास x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 37 ग्राम आ गई। किसको किसको खोपरे में अभी भी नहीं गया, खोपड़ा पाक बन गया, जल्दी बताओ किसका किसका खोपरा पाक बन गया। खोपड़ा पाक समझते हो क्या होता है, किसी को पता है खोपरा पाक किसको बोलते हैं, नहीं पता। अ, ठीक है, ओके वैष्णव आ रहे हैं। और जब साउथ में जाओगे, साउथ में भी नहीं है ऐसा, वेस्ट में भी जाओगे या MP में देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे, तो जो नारियल का जो लड्डू, अपने तरफ जो नारियल बोलते हैं ना, पहले तो नारियल को खोपरा बोलते हैं, ठीक है, नारियल को बोलते हैं खोपरा, और नारियल की जो मिठाई होती है उसको बोलते हैं खोपड़ा पाक, ठीक है, खोपरा बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट खोपड़ा, दैट इज खोपरा, ठीक है। चलो तो फिर से आयुष बच्चा ध्यान दो, मास दिया था 36.5, इसका मास मुझे नहीं पता, x ग्राम मान लिया, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट लिखा, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो 36.5 बाई 1। इसका इक्विवेलेंट वेट लिखा मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो 74 बाई 2, दैट इज 37, ठीक है। अब हो गया आपके पास दोनों का इक्विवेलेंट वेट। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही तो बोलता है कि ग्राम इक्विवेलेंट सारे रिएक्टेंट्स का क्या होगा, बराबर पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास हो गया 36.5 जो कि यहाँ दिया हुआ था, इक्विवेलेंट वेट भी 36.5 जो कि मैंने निकाल लिया, तो 36.5 बाई 36.5। इसका मास कितना लिया था मैंने, x ग्राम लिया था, तो x इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला 37 डिवाइड बाई 37, और दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भैया, बराबर आ जाएगा, इक्वेट कर दिया, इक्वल लगा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37 आ गई। मतलब अपने पास ये पता चल गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना लेना पड़ेगा भैया, तो
37 ग्राम लेना पड़ेगा, तभी जाके ये रिएक्शन पूरी हो पाएगी। कोई बात नहीं आनंद, हम लोग टैलेंटेड लोग हैं ना, चिंता मत करो। चलो ठीक है। मैं मुंबई में नहीं, मैं मुंबई में एग्जैक्टली नहीं था, बट मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ। एग्जैक्टली मुंबई में नहीं रहा, बुलढाना एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे रहा हूँ मैं। चलो एनीवेज, चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फटाफट। चलो भैया एक और इजी सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, बिल्कुल इजी सा यार, कोई मेहनत ही नहीं है। H2SO4 लिया है, इसको रिएक्ट कराया है NaOH के साथ में, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार? क्या बनेगा भैया? Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। बोलता क्या है कि इसका लिया है, इसका 49 ग्राम लिया है, 49 ग्राम लिया है, ठीक है। अब बहुत लोग को मोल कॉन्सेप्ट याद होगा तो वहां से डायरेक्टली आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इसका लिया है 49 ग्राम, बोला है कि इसका x ग्राम रिएक्ट करता है, बताइए x की वैल्यू कितनी थी? इसके 49 ग्राम के साथ कितना ग्राम NaOH रिएक्ट करेगा, फटाफट बताओ, सॉल्व करो और मुझे बता दो कितना ग्राम NaOH रिएक्ट करेगा। बहुत लोगों को तो इसका आंसर शायद याद भी होगा कि सर ये तो क्वेश्चन हम रट्टा मार के बैठे हैं। शुरू हो जाओ। निधि गुड, प्राची गुड। हाँ देखो मैंने बोला था ना याद होगा बहुतों को तो आंसर इसका, याद नहीं भी होगा तो देख के पता चल जाता है ये तो आंसर, कि आंसर इसका क्या आएगा। आनंद गड़बड़ कर दिए। अब देखो सारे ना ये दिमाग मत मारो कि हवा में सॉल्व कर लेंगे, कॉपी पेन पे सॉल्व करो इसको। आनंद वेरी गुड, अभिषेक गुड, वैष्णवी गुड, वैष्णवी सॉल्व करो इसको, हवा में नहीं बात करना। तान्या गुड, अमृत गुड, अभिषेक गुड। अच्छा सॉल्व भी किए हो, चलो अच्छी बात है। पांडे गुड। अब तो कोई भारतीय गड़बड़ कर दिए बच्चा। चलो ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे रायता नहीं फैलाओ, गड़बड़ नहीं करो। दोनों का इक्विवेलेंट वेट लिखो कितना होगा। इसका मोलर मास होता है 98, एन फैक्टर होता है 2, ठीक है, रट्टा मरवाया मैंने, H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, 2 H प्लस देता है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा भैया? मोलर मास इसका होता है 40, एन फैक्टर होगा, एक ही OH है तो एन फैक्टर हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40। अब दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करो, ग्राम इक्विवेलेंट। चलो भैया इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट मतलब 49/49। इसका मास कितना लिया था, x लिया था, इक्विवेलेंट वेट कितना है 40 है, इस 40 को उठा के इधर चिपका दिया, तो अपने पास कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 40 ग्राम। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा भैया जिसको ये समझ में नहीं आया, जल्दी बता दो। बोलो भैया। बिल्कुल आनंद, ये पढ़ने के बाद मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन वाले पार्ट में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो वहां सबसे बड़ा जो देखो, और सब तो मोल कॉन्सेप्ट आसान था, यही वाला पोर्शन तबाह करता था, रिएक्शन वाला, वो यहाँ से सॉर्टेड है। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ, ध्यान देना, थोड़ा डेटा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं मोलरिटी के फॉर्म में दूंगा और नॉर्मलिटी के फॉर्म में दूंगा। बोलता क्या है कि H2SO4 की मोलरिटी है 0.2 और इसका सॉरी नॉर्मलिटी हटा दे रहा हूँ, यहाँ से वॉल्यूम दे रहा हूँ, मोलरिटी दे तो फिर नॉर्मलिटी क्यों दो, वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम जो लिया है वो लिया है अपने को, ध्यान देना यहाँ पे, 500 ml। मोलरिटी है 0.2, वॉल्यूम लिया है 500 ml। अब बोलता क्या है आपसे कि अगर NaOH के सॉल्यूशन, जो NaOH सॉल्यूशन लिया है, अगर इसका मेरे पास मोलरिटी इसका भी 0.2 होता तो बताइए इसका मैं कितना ml लेता ताकि ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए, ये सॉल्यूशन, दोनों का रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए।
ठीक है। तो मुझे पूछा है कि NaOH का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सोचो कैसे करोगे, आराम से, कुछ नहीं करना, आराम से थोड़ा मेहनत करोगे समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। अभी से गड़बड़ है। सेम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, कैसे लगाओगे? पहले दोनों का इक्विवेल कैसे लगाना है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। अब देखो नॉर्मलिटी, मोलैरिटी पता है, उससे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? सोचो कैसे निकालोगे। मोलैरिटी पता, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट, खेल खत्म। भेजे में जा रहा है, करो सॉल्व। प्रशांत बच्चा गड़बड़ है, आनंद गड़बड़ है। एमएल पूछा है, कितना एमएल चाहिए मेरे भाई? गौरव गड़बड़ है, अभिनव गड़बड़ है, निधि सही है, निधि राज सही है, आनंद गड़बड़ है, अभिषेक गड़बड़ है, प्रशांत गड़बड़ है। फंस गए ना? चलो ध्यान दो यहाँ पे। अरे भैया आपको जब मोलारिटी पता है तो आप नॉर्मलिटी दोनों का नहीं लिख सकते हो, लिखो ना नॉर्मलिटी, दोनों का नॉर्मलिटी लिखो। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी है 0.2, तो 0.2 इंटू टू मतलब नॉर्मलिटी क्या होगा 0.4। इसका मोलारिटी है 0.2, नॉर्मलिटी क्या होगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर एनएच का 1 ही होता है। तो इसकी ये हो गया 0.4 नॉर्मल, और ये हो गया 0.2 इंटू 1 मतलब 0.2 नॉर्मल। अब मुझे बताओ कि ग्राम इक्विवेलेंट लिखने में क्या जीवन में समस्या होगा। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भैया? तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, कुछ जीवन में याद रहे ना रहे, याद रखो इसको, तो याद ही रखो कि नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो भैया बस दोनों का नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम बराबर कर दो, ठीक है। तो इसका नॉर्मलिटी है 0.4, ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लिए। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया भैया, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी इसकी कितनी है 0.4, वॉल्यूम कितना है 500 ml, लीटर में लिखोगे तो भैया 500 भागा 1000, 1000, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लिख लिया, इक्वल्स टू इसका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू वॉल्यूम नहीं पता, v मान लिया। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, ये ध्यान देना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम होता है। यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना लीटर आ जाएगा, देखो भैया कट कुटा के, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये देखोगे तो ये 2 हो गया, इस 0.2 को नीचे लेकर करोगे तो 0.4 हो गया, 0.4 बाई 0.4 1 हो गया। तो आपके पास जो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट होके आएगी, वॉल्यूम आ जाएगी 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml हो गया। मतलब आपको भैया ये कितना चाहिए, किसके किसके खोपड़े में नहीं गया, जल्दी बताओ, किसके किसके खोपड़े में नहीं गया ये? ईमानदारी से बता दो कि ये तो समझ में नहीं आया, जादू हो गया, पता नहीं क्या ही बता दिया मास्टर जी ने तो। भैया पता नहीं कौन से प्लेनेट का कॉन्सेप्ट था ये, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया भाई, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, रट्टा मार जाओ भैया, एकदम रट्टा मार जाओ इसको कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ग्राम इक्विवेलेंट होता है, बस खेल खत्म। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, सारा काम ही हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर लिया और क्या। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या है। चलो, तो एक क्वेश्चन बोलता है आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड reacts with H2SO4 to give MgSO4 plus H2O। बैलेंस वैलेंस का कोई टेंशन ही नहीं है अपने जीवन में, ठीक है। चलो मैं दोनों की मोलैरिटी और कुछ तो देने वाला हूँ, चलो ध्यान देते हैं भैया। इसकी मोलैरिटी दी है 2 मोलर, इसकी वॉल्यूम दी है 2 लीटर, इसका वॉल्यूम दिया है 2 लीटर। बोला है कि भैया इसकी मोलैरिटी x, इसकी मोलैरिटी x है,
बताइए ये x की वैल्यू कितनी है, x मोलर है, बताइए x की वैल्यू कितनी है। शुरू हो जा, शुरू हो जा, सेम कहानी। कैसे? दोनों का नॉर्मलिटी लिखो, दोनों का नॉर्मलिटी लिखो, और पहले वाले का नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर दूसरे वाले का नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। इसको ऐसे बुक्स में देखोगे तो बहुत बुक्स में लिखता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लगाना है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये 1 है और ये 2 मान लो, तो इसका N1V1 इसके लिए N2V2 मान लो। तो N नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम पहले का, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम दूसरे का। फटाफट बताओ कि ये H2SO4 की मोलैरिटी कितनी होगी, नॉर्मलिटी नहीं, मोलैरिटी कितनी होगी। शुरू हो जा, पहले नॉर्मलिटी निकालो फिर मोलैरिटी निकाल लो। गुड अभिनव, अभिनव ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। निधि वेरी गुड, आनंद वेरी गुड, रिया गड़बड़ कर दिया, प्राची वेरी गुड, तान्या वेरी गुड, अभिषेक वेरी गुड, गौरव बहुत अच्छा, रेवांश बहुत अच्छे, ओ भाई पानी कहाँ गया, हाँ, सौरभ गड़बड़ कर दिया, वैष्णवी गड़बड़ कर दिया, कल्याणी वेरी गुड, सिद्धार्थ वेरी गुड, आयुष गड़बड़ कर दिया, सान्या बहुत अच्छा, आकाश बहुत अच्छा, रिया बहुत अच्छा। चलो भैया मैं बताता हूँ इसका हल, ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो बहुत दुख होता है यार। क्या बोला, दोनों का नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर, तो पहले मोलैरिटी दिया है तो नॉर्मलिटी लिखो पहले दोनों का। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा इसका, मोलैरिटी है 2, n फैक्टर 2, तो नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा इसका 4 नॉर्मल। इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी भैया, ध्यान दो यहाँ पे, इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी भैया, n फैक्टर 2, मोलैरिटी दिया है x, तो n नॉर्मलिटी कितना हो गया 2x, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब लगा लो, इसका N1V1 इक्वल टू N2V2, ग्राम इक्विवेलेंट लगा लेना है अपने को, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, N1V1 N2V2 बराबर हो जाएगा। चलो भैया नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम दोनों का, ठीक है, तो ये 4, वॉल्यूम कितना है 2, इसका नॉर्मलिटी 2x, वॉल्यूम कितना है 2। चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 4 2 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया यहाँ से, तो भैया यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, खेल खत्म, मतलब मोलैरिटी कितना हो गया 2 हो गया। किसको किसको समझ में नहीं आया अब बता दो, जिसको इसको समझ में नहीं आया अब बता दो कि भैया अभी तो समझ में नहीं आया। अभी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। कुछ ग्रीक कार्य है, ये ग्रीक कार्य आप ले लो आराम से, कहाँ गया, आगे हो जा भाई, ये आपका ग्रीक कार्य है, आराम से इसका 1 मिनट का जूम करता हूँ मैं, ओके ठीक है, तो ये इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करना पड़ेगा, हवा में नहीं होगा, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना, ठीक है। ओ तेरी ये क्या नहीं, ओ भाई ये क्वेश्चन भी है, आराम से करना है इसको घर पे, ज्यादा नहीं दे रहा, 3 क्वेश्चन ही बस है, ठीक है। सारे मॉड्यूल के हैं, सारे मॉड्यूल के, मॉड्यूल से बाहर क्वेश्चन मैंने नहीं दिया अभी, सारे मॉड्यूल के हैं, आराम से घर पे करना है इसको, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना जितना सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अपन आज की सभा को समाप्त करते हैं, ठीक है।
अगली क्लास में अपन बात करेंगे इसके आई की कहानी पे। किसी को डाउट है तो अपने डाउट पूछ लो, ठीक है? जिसके डाउट है तो अपने डाउट पूछ लो, अदरवाइज इसके डाउट नहीं हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शाहिना, बोलिए शाहिना, क्या समस्या है? अनम्यूट करने का परमिशन मैं सबको दे दे रहा हूँ, बोलो। शाहिना, सर आप सर सर मोलर मास समझ में नहीं आया। मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे निखिल? यस सर। मोलर मास क्या होता था मेरे भाई? सारे जो भी आपके पास, मान लो NaOH दिया हुआ है, तो NaOH में यस जितने सर। भी उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके मास का सम। सोडियम का मास कितना होता है मेरे भाई? प्रेडिक्टेबल याद है कितना होता है इसका मास? 23। 23। इसका कितना होता है? इसका कितना होता है? सबको जोड़ दे मेरे भाई, देख तो ये 40 आ रहा है। बोली। डन है निखिल? यस सर। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ जी भाई, क्वेश्चन पूछो, म्यूट हो जाओ। ओके, और किसका डाउट है पूछ लो फटाफट। जिसके भी डाउट है पूछ सकते हो। अरे अनम्यूट करने का परमिशन आप लोगों के पास है। शाइना, क्या दिक्कत है? बोलो शाइना। सर बोलो भाई। सर कह रहे हैं ये चैप्टर आज खत्म है क्या? नहीं। कौन सा चैप्टर चल रहा है ये वाला? ओ भाई, चैप्टर नहीं पता कौन सा चल रहा है? नहीं सर। क्या बात है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, ये पढ़े हो, लेकिन हमको चैप्टर नहीं पता यार। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं इस क्वेश्चन का क्या जवाब दूंगा, ये बताओ आप मेरे को, कि हमको ये नहीं पता कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। यार इस क्वेश्चन का जवाब तो मेरे पास भी मतलब बड़ा मुश्किल से आएगा। रेडॉक्स चल रहा है मेरे भाई। चलो ठीक है। और भैया किसी को कोई समस्या है? तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या है, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसी के साथ अपन आज की सभा को विराम देते हैं, ठीक है? चलो। सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए जो सामने है, कौन सा? मेटल बॉन्ड वाला। मेटल, ये घर पे ट्राई करो मेरे भाई, घर के लिए दिया है मैंने, होमवर्क दिया है, आराम से ट्राई ओके सर। करो। हाँ, मैं कल बताऊंगा। बताइएगा सर। हाँ, अगली क्लास कल में बात, कल बताइएगा सर। अगली क्लास में बात करेंगे बच्चा, जब अगली क्लास होगी। कल अगली क्लास नहीं है आपकी, ठीक है? ठीक है। हाँ, चलो। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।